नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिल्किस बानो बलात्कार कांड में एक के बाद एक सरकार की स्वीकारोक्तियां सामने आ रही हैं। आमतौर पर अपराधों के मामले में सरकारें चुप रहती हैं या फिर मामलों को इग्नोर करती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है या पीड़िता के साथ। खुलासे ये कि पहले यह पता चला कि आपने रेप एक्यूज्ड को छोड़ा और छोड़ने के बाद उनको माला पहनाया और ये तक कहा आपके भाजपा के लोगों ने कि चूंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्थिति पैदा हुई, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा यह गलत हुआ है। उसके बाद जवाब में जब सरकार आई, सफाई में सरकार आई, तो भाजपा की अपनी राज्य सरकार गुजरात की बोलती है कि केंद्र सरकार की अनुमति से ऐसा किया है, यानी मोदी और अमित शाह की अनुमति से। तीसरी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को बिल्किस बानो मामले में याचिकाकर्ताओं के याचिका पर सुनवाई करते हुए कि साहब ये पोथा हमको क्यों पकड़ा दिया है, इसमें फैक्ट नाम की चीज नहीं है और इस पोथे की क्या जरूरत है, आप सही बात सही जानकारी दीजिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है और उठना भी चाहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सब परिचित होंगे, रूपरेखा वर्मा जी हैं। रूपरेखा वर्मा बिल्किस बानो मामले में खुद याचिकाकर्ता हैं और उनका यह मानना है कि यह गलत हुआ है। उनके साथ हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश गुप्त हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो इस मामले से लगातार ताजा तरीन है। तो बातचीत की शुरुआत मैम आपसे, रूपरेखा जी, कि सरकार किसके साथ खड़ी है, खासकर चुनाव है बावजूद सरकार खोद खोद के अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। तो दो सवाल एक साथ कि सरकार किसके साथ खड़ी है और उसको यह दुस्साहस कैसे आ रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है। अब इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी भी डेटा की जरूरत नहीं है। ये सरकार दोषियों के साथ है, न सिर्फ दोषियों के साथ है, उन दोषियों के साथ है जिन्होंने की दुनिया में सबसे ज्यादा डरावने और खौफनाक माने जाने वाले अपराधों को किया है, उनके साथ खड़ी है। और ये आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से है। हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से माया कोडनानी को भी आजन्म कारावास की सजा सुनाई देने के कई साल लंबे अरसे के बाद हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी को याद आया कि उस समय वो गुजरात में थी नहीं, कहीं बाहर उनके साथ थी और कोर्ट ने मान ही लिया और उनको रिहा कर दिया। इसकी एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरह से दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों को करने के बाद और ये साबित हो जाने के बाद कि वो दोषी है इन अपराधों, किस तरह से सरकार ने उनको बचाया, न सिर्फ बचाया बल्कि उनकी आवभगत की, न सिर्फ बचाया और आवभगत की बल्कि उनको कभी जाहिराना तौर पर, कभी छिपा करके इनामात भी दिए। तो अब देश में संदेश बिल्कुल साफ है, खौफनाक बनो, अपराधी बनो और हम जिस तरह का कहें उस प्रकार का अपराध करो, नहीं तो खुद जेल जाने को तैयार। चलिए बातचीत आगे आपसे और जारी रखेंगे कुछ और सवालों के साथ। राकेश गुप्ता हैं हमारे साथ, वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राकेश जी, आप ये बताइएगा कि कानूनी पहलू की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा दिन इन आजीवन कारावास के दौरान अपराधी जेलों से बाहर रहे और जो उन्हें पेरोल दिए गए, पेरोल इस तरह जघन्य मामले में घर बनवाने, शादी ब्याह करने, बीमारी में, इस तरह के पेरोल दिए गए और इतने लंबे लंबे पेरोल दिए गए। क्या यह कानूनी रूप से भी न्याय संगत था राज्य सरकार की अपनी चाहत के अलावा?
देखिए, अभी मैं जो देख पा रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जी। एक सूची दी गई है हम्म। जिसमें 11 कन्विक्ट्स हैं पहला जी। जो पहला जो अभियुक्त है उसको 1169 दिन का पैरोल दिया गया है। टोटल वो जेल से बाहर रहा सजा के भीतर। जी। दूसरा है 1202 दिनों तक बाहर रहा है। तीसरा जी। 1103 दिनों तक। चौथा 1079 दिनों तक। अगला जो है 1234। छठवां 998 दिन। सातवां जो है 1348 दिन। अगला जो है जी। 1576 दिन। फिर 1005 दिन। फिर 1049 दिन। 1175 दिन। हम्म। यानी कि 3 से 4 साल तक लगभग सभी जो है सजा के भीतर बाहर रहे। कई जी। बार एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं देखता हूं कि हमारी बुद्धि फेल कर जाती है कि न्यायपालिका कैसे फंक्शन कर रही है या सरकारें अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं या न्यायपालिका भी अपने डिस्क्रिशन का कैसे इस्तेमाल कर रही है। अभी जबकि कोरोना की आड़ लेके तमाम सारे सैकड़ों वकीलों से आप पूछ सकते हैं, एंटीसिपेटरी बिल हाँ। 4 4 महीने तक 6 6 महीने तक उनका नंबर नहीं आता रहा है। 1 महीना 2 महीना बाद लगना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। ऐसे में ये नहीं समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रूल कह देता है कि बिना किसी एफआईआर की कॉपी के अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट स्टे मिल गया। वहां यह भी नहीं कहा गया शुरू में कि भैया तुम अपने हाई कोर्ट में जाओ। नॉर्मल कोई व्यक्ति आता है तो उससे कहा जाता है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आप एक्सरसाइज कीजिए। हम लोग बहुत जेन्युइन मामले में जब पेरोल की डिमांड करते हैं या टेम्पररी बेल की डिमांड करते हैं, ये जी। बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में इन लोगों को कैसे दिया गया, यह बात समझ से परे है। दूसरा, यह रेप का सामान्य केस नहीं, बिल्कुल। रेप का बहुत ही असाधारण किस्म का केस है जो जघन्यतम हो सकता है। एक जिस केस की चर्चा बहुत ज्यादा हुई निर्भया वाले मामले की, उसको अगर एक कसौटी हम मान लें तो इसकी अगर ग्रेविटी देखी जाए, इसकी डेंसिटी देखी जाए क्राइम की, तो उससे मैं लाखों गुना ज्यादा इसको मानता हूं कि ये गंभीर मामला है, ये जो बिल्किस बानो का मैटर। लेकिन कई बार, और ये बड़ी आयरनी है, क्या बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जोर शोर से लाल किले से घोषणा कर रहे हैं कि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा की जा रही है, की जाएगी, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, गृह मंत्री जी जो बोलते हैं, वो कुछ कोड भाषा में बोलते हैं। उसको डिकोड किए जाने की ज़रूरत है। डिकोड किए जैसे जाने की जरूरत है, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कल जब हमको ये सूची मिली तो हमको एकदम से अचानक से ख़्याल आया कि यह बलात्कारियों का अमृत काल चल रहा है। यह अपराधियों का अमृत काल चल रहा है। ये हर तरह के दुराचारियों का अमृत काल चल रहा है। एक केस जिससे अजय जी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जिस केस से मैं जुड़ा रहा हूँ, इलाहाबाद के नवाबगंज थाने के भीतर जूड़ापुर की घटना हुई थी। जिसमें वो वो अभी लड़कियों को मार दिया गया था। जी। हाँ, इसमें एक ही परिवार में 4 मर्डर, गैंग रेप, जिसमें एक अवयस्क लड़की। और आयरनी क्या है कि वो लोग भाजपा के सपोर्टर थे। भाजपा का झंडा लगा हुआ था उनके घर में, और योगी जी की सरकार आती है और पहला गिफ्ट उनको मिलता है योगी जी की सरकार आने के बाद। वो मार्च में संभवतः वो लिया, मार्च 2017 में, और 23-24 अप्रैल की रात में वो घटना घटती है। जितने उपस्थित सदस्य थे परिवार में, सब मार दिए जाते हैं और लाशों के साथ भी रेप किया जाता है। दो सर्वाइवर्स हैं उसमें, 2 बच्चे। उनको कैसे-कैसे बचाया गया, कैसे छुपा के रखा गया, उनको यहाँ पे जिला प्रशासन ने इलाहाबाद के सर्किट हाउस में रखा गया था। वहां पे पहुंच जाते थे जो लोग एक्यूज पर्सन थे, जी। उनके लोग। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री आके उन पे दबाव डालते थे कि ये कर दो, वो कर दो। और मोदी खैर, इस सरकार मामले की में तो खुद अपना दल की जो मुखिया है वो जी, शायद जी, जी।
सहकारी कर रहे बिल्कुल। मोदी सरकार में उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी अनुप्रिया पटेल जी। जी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सरकारी लेटर पैड पर एक चिट्ठी लिख के दिया उन लोगों के पक्ष में जिनके खिलाफ यूपी पुलिस ने चार्जशीट लगाई हुई है, इन्होंने गैंग रेप किया है, इन्होंने सामूहिक मर्डर किया है। अनुप्रिया पटेल जी ने लिखा चलिए कि ठीक है, इस बात को भी जोड़ लिया जाए और थोड़ा चलते हैं थोड़ा विस्तार को रोकते हुए। रूपरेखा जी, मैं पीछे भी एक सवाल कर रहा था कि यह साहस, जब चुनाव होता है तो आमतौर पर सरकारें अपना गुनाह छुपाती हैं, इग्नोर करती हैं, लेकिन यहां बार बार अखबारों के फ्रंट पर यह खबरें प्राथमिकता से आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन से नहीं आ रही हैं। राज्य सरकारों के वकील, केंद्र सरकार के वकील या राज्य सरकारों के जवाब में आ रही हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र में यह साहस, जिसमें कि अपराधी सत्ता के साथ खड़े हैं, बावजूद सरकार एकदम खुल के बोलने को अपराधियों के पक्ष में दिखाई देती है। जी देखिए, इसको समझने के लिए आपको पिछले सालों में जिस तरह का कैंपेन चला, जिस तरीके से दिमागों में जहर भरा गया, एक जी खास तरह के हमारे नागरिकों को, एक खास विश्वास, एक खास धर्म के नागरिकों को एक बहुत ही वहशी रूप में प्रस्तुत किया गया और उनके जो असली काम है, उनका जो असली चाल चलन है, उसको कभी भी सामने नहीं आने दिया। तो उससे ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से उनका तुष्टीकरण किया गया। तुष्टि नहीं, मैं दुष्टि दा वाला कह रही हूँ, तुष्टीकरण, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिमोनाइज करना, उनको एक डीमन के रूप में, एक दैत्य के रूप में पेश करना। और जो भी उनकी कोई भी अच्छाइयाँ अगर कोई कहे तो उनके पीछे जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है, तो पिछले 8-10 सालों में जम करके इस तरह से जनता के दिमाग को धोया गया है और जिस तरह से मीडिया हाउसेस खरीदे गए हैं और दिन रात जो झूठ का प्रसार करते हैं, झूठ भी खालिस नहीं, झूठ उतना भयानक नहीं है जितना कि जहर फैलाने वाला झूठ है। तो मीडिया पर कंट्रोल करके और अपने प्रचारकों के माध्यम से जिस तरीके से जहर भरा गया और एक खास तबके को इस तरह से पेश किया गया कि सारी बुराइयों की जड़ वो है और उनके साथ कुछ भी करो जायज है। आप अपनी परंपरा पर भी ध्यान डालिए जरा कि भाई रामायण की कहानी हमें पता है और कई तरह की रामायणें हैं, हम सबको पता है अब कि 300 तरह की रामायणें हमारे देश में है। पर सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी प्रदेशों में जाने जाने वाले तुलसीदास के रामायण, उसके भी हिसाब से लें तो वो पूरी एक कहानी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको विजयादशमी के रूप में मनाते हैं जला करके। अब वो कागज का रावण जलाने में और फिर उसके पटाखे छूटने में हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि विचार तो उसके पीछे एक प्राणवान व्यक्ति को जलाने का है ना। तो अगर हम एक प्राणवान व्यक्ति को जलाकर मारने, उसको तर्कों से हराने, नियमों के अनुसार दंडित करने की बात न करके हम उसको जलाने में अगर विश्वास करते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं फिर जिंदगी में असर तो डालेगी। तो अब वो जहर इतना भरा जा चुका है, एक तरफा नरेशन झूठा, लेकिन एक तरफा और जहरीला नरेशन आख्यान इतना बढ़ चुका है कि एक अरसे तक अपने को भला दिखा करके वोट लूटने की प्रक्रिया अब तब्दील हो गई है, अपने को ज्यादा से ज्यादा बुरा और जालिम दिखा करके वोट लूटने की प्रक्रिया। तो आप ये कहिए धर्म युद्ध का कंसेप्ट भी यही है। भाई युद्ध हो ही क्यों? अगर धर्म में इतनी ताकत है बुरे को अच्छा बनाने की, तो बिना युद्ध के वो करेगा? आपका धर्म अगर वाकई एक जानदार धर्म है, ताकतवर धर्म है, तो बुरे को अच्छा अपने शालीनता से करेगा।
लेकिन हमारे यहाँ ही नहीं, मतलब हर जगह, हर धर्म में किसी ना किसी प्रकार के दुष्ट को सजा, वहशियत के साथ सजा देने का एक कॉन्सेप्ट है। तो वही आज उसी का इस्तेमाल आज एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारे देश में चला रही। तो एक अरसे तक उन्होंने भलमनसाहट झूठी भलमनसाहट दिखा के वोट लूटे, तब तक दिमाग इतना जहरीला बना दिया गया कि अब उन्हें भले लोग अच्छे नहीं लगते पब्लिक को, अब उनको लूट मार करने वाले, पेट में चाकू मारने वाले, गर्भवती स्त्री का बच्चा निकाल करके आग में डालने वाले लोग पसंद आते हैं, और मांस रेप करने वाले लोग पसंद आते हैं। नहीं तो इन 11 लोगों की जिस तरह आरती हुई, पैर छुए गए, मिठाई खिलाई गई, तिलक लगाया गया, ये इससे ज्यादा शर्मनाक देश में और हो भी क्या सकता। बिल्कुल। मैं आखिरी बात, अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं तो वहसियत को, एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि बलात्कार से भी ज्यादा भयानक घटना बलात्कारियों की आरती उतारना। बिल्कुल यही बात मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वहसियत और बर्ता को सेलिब्रेट करने की जो परंपरा हमारे भारत में बढ़ रही है, वो अगर मोटे तौर पर हम समझें तो राकेश जी, रूपरेखा जी लगभग चुनावी भाषा में जब हम लोग बात करते हैं तो वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि बर्बरता को लगातार प्रचारित, प्रसारित और वोट में तब्दील किया जा रहा है। हमारी एक चिंता यह भी रहती है लगातार विश्लेषकों की कि मुस्लिम वोटों के वैल्यू को कट्टरपंथी ताकतें जीरो वैल्यू में तब्दील करती जा रही हैं। तो एक तरफ लोकतंत्र है जहां की हम बराबरी और सम्मान की स्थापना के साथ इस देश की आज़ादी हासिल हुई, दूसरी तरफ प्रयोग हम ये देख रहे हैं कि बर्बरता, हिंसा, जलाया जाना, मारा जाना या एक समुदाय को देश में हर तरह की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाना एक ये परंपरा है। ऐसे में कानूनी स्तर पर और लोकतंत्र के भी स्तर पर भारत किस तरफ जाएगा, एक संक्षिप्त टिप्पणी जी। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ वोट का विमर्श नहीं, सिर्फ वोट से लोकतंत्र नहीं आता है। एक पुरानी कहावत है, नक्कार खाने में तूती की आवाज। इसको आमतौर पे नकारात्मक अर्थों में कहा जाता है, लेकिन मैं उसको सकारात्मक अर्थों में लेना चाहूंगा कि नक्कार खाने में भी तूती की आवाज तो है। तो वह समाज लोकतांत्रिक समाज माना जाएगा जिसमें उस तूती की आवाज को भी डिस्टिंग्विश करके सुनने की सामर्थ्य होगी। जो समाज तूती की आवाज को सुन नहीं सकता है, उसको समझने का प्रयास नहीं कर सकता है, वो कम से कम एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है। वहां पे किसी किस्म का बहुलतावाद है, कोई गोलबंदी है, अलग अलग युद्ध लड़ने वाले सरदार हैं, उनके संगठन हैं, वो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, उसका व्यवहार प्रतिपादित कर रहे हैं, वही समाज बना रहे हैं। अब आता हूं मैं बलात्कार पे। 2 तरह की घटनाएं एक साथ घट रही हैं। मैडम सहित 4 इस देश की महिलाएं हैं जिनका अपना व्यक्तिगत दुख नहीं है, किसी के दुख से दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। 5 महिलाएं बनारस में जाती हैं ज्ञानवापी के लिए। ये जो समाज बना हुआ, मतलब ये तूती की आवाज है जो प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा और इनके साथ 3 और लोग महिलाएं हैं, सभी बहुत प्रबुद्ध हैं, सभी न्यायप्रिय हैं, सभी एक अच्छा समाज बनाना चाहती हैं। लेकिन ये तूती की आवाज, जो 5 महिलाएं एक ऐसी डिमांड करने के लिए जा रही हैं जो मानी जाए या ना मानी जाए, उससे इस देश के सेहत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा हुजूम है, मीडिया का पूरा अटेंशन है, सारी चीजें हैं। तो हम समाज, किस तरह का समाज हम बना लिए हैं, इस पे हमको सोचना पड़ेगा। और इस अर्थ में हमारे जो समाज का मन है वह बलात्कारी हो चुका है। हमारा मन बलात्कारी हो चुका है। जब कोई बलात्कार की घटना होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि सही कौन है, गलत कौन है। सबसे पहले जाति देखा जाता है, समुदाय देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, फिर उसके बाद लोग अपना पक्ष लेते हैं। क्या इसी लॉजिक से सरकार भी बलात्कारियों या अपराधियों के पक्ष में खड़ी दिखाई देने लगती है? बिल्कुल खड़ी दिखाई देने लगती है।
जी 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 जी, बिल्कुल खड़ी है। क्योंकि देखिए, कोई भी मुकदमा जो एफआईआर जब दर्ज हो जाता है तो स्टेट वर्सेस चलता है। स्टेट यानी कि समाज का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, और ये माना जाता है कि जो अपराध किया गया है वो राज्य के विरुद्ध अपराध किया गया है, यानी कि समाज के विरुद्ध अपराध किया गया है। तो समाज से टैक्स लेने वाला जो स्टेट है उसका पर्सनल ग्रीवांस होता है, अगर उसको एक व्यक्ति मान लिया जाए तो। लेकिन वह पर्सन आज विखंडित हो चुका है। आज स्टेट अपनी पूरी तस्वीर में नहीं है। वो अपने एक खंड को, वो एक ऐसा शरीर है जो अपने सिर को तो अपना शरीर मान रहा है, अपने हाथ को नहीं मान रहा है, अपने पैर को नहीं मान रहा है। तो हम कहीं न कहीं ये ऐसी शुरुआत हुई है जिसमें हम एक खंडित भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे देश की सरकारों ने की। ये बहुत ही, ये इसके जो दूरगामी जो इसके परिणाम होंगे वो बहुत भयानक होने वाले हैं। ये खंड-खंड में बटा हुआ भारत हमको दिखाई दे रहा है सरकार के शरीर के रूप में, कि एक जगह उसको पीड़ा होती है, दूसरी जगह उसको चोट कट जाता है तो भी उसको पीड़ा नहीं हो रही है। एक ऐसा शरीर बना हुआ है, यानी कि कैंसरग्रस्त शरीर है। ऐसा शरीर है जिसमें एक जगह कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। बीमार शरीर है ये। और इस तरह के बीमार शरीर को लेके जो सरकारों के रूप में है, हम किसी लोकतंत्र की रचना, किसी लोकतंत्र की स्थापना, किसी न्याय तंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। जी, शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रूपरेखा शर्मा और हमारे साथ थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश गुप्ता। दोनों लोगों ने बहुत कायदे की बातें कही हैं, जरूर हमारे पाठकों दर्शकों को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। और वो ये कि किस तरफ हमारा राज्यतंत्र जा रहा है और हमारी सरकारें, जो कि आम तौर पर रियाज और रिवाज के तौर पर भी सरकार जो है वह कम से कम अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती थी। भले उनके नेता, उनके संगठन दिखाई देते थे, लेकिन अब भारत में सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, वह भी सीना तान के, वह भी चुनाव के वक्त में। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आप धन्यवाद। जन ज्वार जनता की